तो ये तो फ्रेंड फंक्शन था। फ्रेंड फंक्शन मतलब है कि ऑपरेटर क्लास में दोनों पैरामीटर जो आपने हैं वो दोनों के दोनों आपको यहाँ पे लिखने पड़ते हैं, ठीक है? और वो यहाँ से कॉल, ठीक है? ईमान एंड नाउ लुक एट वही फंक्शन अगर आपने क्लास के अंदर लिखना है तो जो लेफ्ट वाला ऑपरेटर वो यहाँ से नहीं देता, वो ऐसे दिस के तौर पर पास होता है। Does it make sense? और यहाँ पर आप लिखेंगे क्या m_set प्लस वैल्यू। ये कौन सी वाला एट्रीब्यूट है जिसने एक्सेस किया है? दिस का ये वाला एट्रीब्यूट है, ठीक है? बाकी एग्जांपल आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है? प्लीज रीड द टेबल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है? उसके बाद यूनरी ऑपरेटर्स। आपको याद है यूनरी ऑपरेटर्स क्या थे? एक ये ऑपरेटर माइनस ये कर, ये उसी का माइनस वर्जन रिटर्न करता है, ओके? तो बेसिकली कुछ भी नहीं करता, ये उसके अंदर जो सेंट की वैल्यू है उसको वो माइनस करता है और एक नया सेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है और रिटर्न करता है। डज इट मेक सेंस? ठीक है? सबको ये लाइन समझ में आ रही है क्या हुआ? ओके? तो बेसिकली यहाँ पे वो निकल लिखता है, उसका माइनस लिखता है, डॉट गेट सेंट कॉल करता है, तो बेसिकली वो जो टेम्परेरी डन हुआ है उसका डॉट गेट सेंट कॉल। तो बेसिकली यहाँ पर आउटपुट क्या होगी? -5, ठीक है? ठीक है? ये क्या है? ये लाइन क्या कॉल है? ये लाइन क्या कॉल है? अब इस हैप्पी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है किसी भी क्लास का, आई डोंट केयर अबाउट, इस लाइन को चलने के लिए आपको कौन सा ऑपरेटर ऑपरेट करना है? नॉट ऑपरेटर, एंड इट्स अ यूनरी ऑपरेटर। क्लास के अगर आप अंदर बना रहे हैं तो उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होगा, ये एज दिस चला जाएगा। अगर आप क्लास के बाहर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये पैरामीटर में पास होगा और आप जो भी रिटर्न करवा रहे हैं, इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगा? बूल होगी, क्योंकि आपने इफ पे लगाया हुआ है। बात समझ? डज इट मेक सेंस? शाबाश। ऑलराइट, ये इसने पॉइंट लिखा है, ऑपरेटर माइनस लिखा है। कैन यू सी दिस? इसने क्या किया? पॉइंट का माइनस ले लिया है, क्योंकि बेसिकली इस m_x m_y तीनों को जो माइनस है। बात समझ? ठीक है जी। ये ऑपरेटर नॉट इसलिए लिया है, और नॉट का मतलब बेसिकली ये है कि अगर वो ओरिजिन नहीं है, ये बात समझ? क्या मतलब? कि अगर ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है ना, तो वो बेसिकली कैसे का मतलब क्या है? बेसिकली ओरिजिन, ठीक है? डज इट मेक सेंस? तो ये देखिए, नॉट पॉइंट अगर ट्रू रिटर्न करे तो वो ओरिजिन है, अदरवाइज वो ओरिजिन नहीं है। डज इट मेक सेंस? ठीक है? ये क्विज है, आप देख सकते हैं। ओवरलोडिंग द कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है? कंपैरिजन का मतलब क्या है? लेस देन और इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड सो ऑन, ठीक है? ये देखिए, ये इसने एक कार की क्लास बनाई है जिसमें ये मेक और ये मॉडल है, ठीक है जी। ऑपरेटर डबल इक्वल टू लिखा है इसने, फ्रेंड लिखा है। अगर फ्रेंड लिखा है तो हमें कितने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे? अगर ये फ्रेंड ना होता तो हमें एक पैरामीटर पास करना। अगर ये क्लास के बाहर डिफाइन होता तो फिर हमें 2 पैरामीटर डिफाइन करने पड़ते हैं और फिर हमें गेटर्स यूज करने पड़ते हैं। ये बात समझ जी? कैन यू एक्सपेक्ट कि डबल इक्वल टू का काम क्या होना चाहिए? कि वो मेक को भी कंपेयर करेगा और दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। और स्ट्रिंग क्लास जो उसने पिछले उसमें बनाई थी ना, उसमें डबल इक्वल टू उसका ओवरलोड है, ठीक है? सो लुक एट दिस, ये सिर्फ ये लाइन लिखता है, ऑपरेटर डबल इक्वल टू car1 डॉट मेक और c2 डॉट मेक, ये दोनों के दोनों डबल इक्वल टू होने चाहिए और ये डबल अगर है तो रिटर्न ट्रू कर देगा, वरना ये रिटर्न फॉल्स। और अगर नॉट इक्वल है तो फिर हमें सीरीज ये कॉल करना है, ये क्या करना है? ये डबल इक्वल टू होगा और उसका नॉट रिटर्न है, ठीक है? ये बहुत ही स्मार्ट है कि पुरानी चीज को ही रीयूज करें। ये हमने ह्यूज इंटीग्रल में देखा है और आपको इस बुक में जगह जगह नजर आएगा कि वो दोबारा से नहीं बनाता, वो पुरानी चीज को रीयूज करता है। और आई थिंक ह्यूमन की सबसे बड़ी चीज वो ये है कि वो पुराने किए हुए प्रॉब्लम्स पे अपनी नई आने वाली चीज को मैप करता है।
बेसिकली ह्यूमन में नॉलेज का मैयर समझा ही जाता है। क्या कहते हैं ना, एक चीज आपने इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर ली है और इसका टेस्ट क्या होता है? इसका टेस्ट होता है आपने जो सीखा आपसे वही पूछ लिया जाए। नॉलेज का टेस्ट क्या होता है कि एग्जैक्ट वो चीज ना पूछी जाए। अब आपको एक नया सिनेरियो दी जाए, कैन यू यूज जो आपने इंफॉर्मेशन हासिल की थी, क्या उसको यूज करते हुए क्या आप वहां पहुंच पाते हैं? अगर आप एक नया प्रॉब्लम उस पर रिड्यूस कर देते हैं, इसका मतलब है अब आपके कनेक्शंस पीछे बड़े अच्छे बन चुके हुए हैं। आपके जो प्रायर नॉलेज है उनमें ये जो गेन्ड आपने इंफॉर्मेशन हासिल की थी वो आपकी वायरिंग का हिस्सा बन चुकी है, ठीक है? क्योंकि ये आप इंप्लाई करते हुए आप वहां तक पहुंच सकते हैं। बात नहीं? और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? यूजुअली आई बिलीव कि एग्जाम में शायद एक से ज्यादा क्वेश्चन इस चीज का नहीं होता, ठीक है? क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं होता। असाइनमेंट पूरी की पूरी इसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ओके? क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होता है एंड दिस रिक्वायर टाइम। नॉलेज को टेस्ट करना आसान काम नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और यही वजह है कि कंप्यूटर साइंस ने बाकी जो दूसरे डिसिप्लिन हैं उनके जो हायरिंग के प्रोसीजर थे उनको बदल दिया है। यानी मैं तुम्हें बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि आप सिविल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू देने के लिए जाए, वो आपकी इंफॉर्मेशन का टेस्ट करते हैं। इन्होंने टेस्ट किया, हाँ भाई ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो जो पुरानी चीजें पढ़ी नहीं है वही पूछ लेंगे, ठीक है? कंप्यूटर साइंस के अगर आप अच्छे इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, वो कभी भी 7 दिन से कम का इंटरव्यू नहीं होगा। आराम से 1 हफ्ते का इंटरव्यू होता है। होता क्या है, ये प्रॉब्लम है करो, और आपने यहीं पर आके इसी बीसी पे करना है, ठीक है? और मैं लेकिन एक और सरप्राइजिंग बात भी है कि आपको अक्सर यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर हाउस है वहाँ पर भी आपको स्टुपिडिटीज मिलेगी। आपको वो जनाब आपकी वो जो एक्वायर्ड आपकी इंफॉर्मेशन है उसी को ही चेक करते हैं कि कितना इसको पता है, ठीक है? लेकिन जेन्युइन इंटरव्यूज ऐसे होते हैं कि आपको एक नया सिनेरियो देते हैं जो आपने कभी नहीं देखा और आप कहते हैं हाँ भाई ये सारे कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो तुम्हें हेल्प चाहिए देखो और ये चीज प्रोड्यूस करो, ठीक है? और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस, ओके? अच्छी जगह हमेशा ये चेक करती है कि आपकी नॉलेज बेस कितनी स्ट्रांग है, उसकी बेस पे आप आगे जाना जो है वो जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना होता है, ठीक है? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपके जितने भी प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन होते हैं वो भी कभी भी आपकी जो इंफॉर्मेशन उसे टेस्ट नहीं कर रहे होते, वो आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहे होते, ओके? हमेशा आपको नया प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है? कभी कभी होगा कि आपने पहले ही वो सॉल्व किया होगा, वरना आपको हमेशा नए प्रॉब्लम, ठीक है? और आपको वो हमेशा वहां तक पहुंचना होगा, ठीक है? ठीक है जी, कैन यू टेल मी ये दो हमने कार्स बनाई है और ये डबल इक्वल टू हमने कॉल किया है, ये इस लाइन पर क्या कॉल होगा? ऑपरेटर डबल इक्वल टू कॉल होगा, ये आउटपुट होगा, ये आउटपुट होगा, यस। ये आउटपुट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टोयोटा तो दोनों में था बट ये जो नेम थे वो दोनों में डिफरेंट, बस ना, ठीक है? अच्छा मैं वेरिएबल के नाम ये रख दूं, लेकिन मैं यहां पर भी कॉल ले दूंगा तो तब ये डबल इक्वल टू ही चलता था, बस समझ? मैं अगर एक और कार बनाता हूं सी और उसको करोला के बराबर कर देता हूं, ठीक है? और यहां पर मैं सी डबल इक्वल टू करोला चेक करता हूं तो वो भी बिल्कुल ट्रू रिटर्न करेगा। सर ये 2 ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं जी, ये 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, करोला के नाम से और एक कैब के नाम से, ठीक है? डज इट मेक सेंस? शाबाश। इस तरह चाहे तो आप ये सारे ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है? डज इट मेक सेंस? अगर आपने फ्रेंड फंक्शन बनाए तो आपको दोनों पैरामीटर भेजने हैं, अगर आप क्लास का मेंबर बनाते हैं तो आपको एक पैरामीटर भेजना पड़ेगा, उसका भेजने की जरूरत है, ठीक है? डज इट मेक सेंस? उसके बाद ये क्विज है, आप देख सकते हैं। जी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, व्हाट्स द डिफरेंस? ये एक से डिजिट की क्लास बनाई है, इसमें एक से डिजिट रखा है और जो भी डिजिट आता है उसको असाइन करना है, ठीक है?
ये प्लस प्लस है और ये माइनस माइनस है। ये जो इसने दो बनाए हैं कि रिटर्न टाइप डिजिट एम्परसेंट है, वाई डिजिट एम्परसेंट, ये कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड है? ये प्री इंक्रीमेंट ओवरलोड है। ओके, प्री इंक्रीमेंट में उस जगह पर रिप्लेस भी क्या होता है, वो खुद रिप्लेस होता है। तो कैन यू टेल मी इसकी लाइन के आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ? रिटर्न स्टैटिक दिस लिखा हुआ। ओके, ये बात सुनाई बेटा? एक बात सुना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप में से अक्सर लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं। जब हम यहाँ पे डिजिट एम्परसेंट लिखते हैं, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली जहां पर भी आप ये कॉल करेंगे, वहां पर रिटर्न के साथ जो चीज भी लिखी होगी वो वहां पर रिप्लेस हो जाएगी। बेसिकली आप रिटर्निंग ब्लॉक को रिटर्न कर रहे हैं। आप जो रिटर्न के बाद जो भी लाइन लिखी होगी वो वहां पर रिप्लेस हो जाएगी। कोई ऑपरेटर कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रिटर्न किया आपने वही उस जगह पर रिप्लेस हो जाता है। ओके, लुक एट दिस जी, ये देखें, यहां पर स्टैटिक दिस रिटर्न हो रहा है। स्टैटिक दिस का मतलब क्या है? बेसिकली जहां पर भी आपने ये प्लस प्लस कॉल किया होगा उस जगह पर वही ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएगा। मेन देखिए इसका, जब मैं यहां पर डिजिट डिस्प्ले करता हूं तो यहां पे डिजिट आता है, बट जब मैं प्लस प्लस डिजिट करता हूं तो इस जगह पर वही डिजिट यहां पर रिप्लेस होता है। तो यहां पर बेसिकली डिजिट अपडेट हुआ और यहां पर क्या रिप्लेस हुआ है? यहां दोबारा से वही डिजिट रिप्लेस हुआ है। तो बेसिकली लेट मी प्लीज बासुरा जी, प्लीज बात सुने। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का बेसिकली मतलब ये है कि डिजिट ये देखिए, ये एम ये बेसिकली क्या कर रहा है? जब आपने प्लस क्या लिखा हुआ, सी आउट प्लस प्लस डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है? जब ये क्या कॉल कर रहा है, ये से कॉल कर रहा है। अगर डिजिट में जो भी वैल्यू स्टोर थी उसमें वो एक इंक्रीमेंट करता है, उसके एट्रीब्यूट में इंक्रीमेंट करता है और यहाँ पर रिटर्न स्टैटिक दिस कर देता है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये जो सी आउट, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दोबारा से डिजिट ही रिप्लेस होता है। ये बात समझ? ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये खुद ब खुद दोबारा यहाँ पर रिप्लेस होता है। बात समझ? तो पहले बेसिकली ये चल रहा है, ये फंक्शन चलेगा और इस जगह पर रिप्लेस क्या होगा? यही वाला ऑब्जेक्ट दोबारा से रिप्लेस होगा। ओके, क्यों? क्योंकि हमने रिटर्न स्टैटिक दिस किया और वहां पर एम्परसेंट रिटर्न किया हुआ है। एम रिटर्न करने का मतलब किसके लिए क्या मतलब है? ये बेसिकली जो ऑब्जेक्ट आपका है दिस गया था वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर दोबारा से रिप्लेस होगा। ये बात है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, तो मैंने ये जब डबल ऑपरेटर किया तो वो लोग तो बार-बार एरर दे रहा था, वो कह रहा था नॉट ओवरलोडेड। फिर मैंने उसके अंदर पास किया तो वेरिएबल से फिर वो ठीक हो गई, वरना वो कहते तो ओवरलोड। ऑपरेटर प्लस प्लस था या ऑपरेटर सॉरी यानी आपने प्री इंक्रीमेंट किया था, पोस्ट इंक्रीमेंट तो दोनों तो ये दिखाएंगे और क्या उसका वन अनुसार तो वही क्या दोनों में एक डिफरेंस होता है। और ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है उसमें आपको डमी वैल्यू रहेगा, ठीक है? ये जो डिजिट आपने डिजिट बनाया ये बेसिकली क्या करेगा? ये उसमें 8 से इनिशियलाइज करेगा, ये 8 ही डिस्प्ले करेगा, ये करेगा 9, ये 0 ये उसमें कितना लगा होगा ना, ये उसे क्या कर देगा? दोबारा से 9 कर देगा, ये 8, ठीक है? ठीक है? Does it make sense? All right. What is this? ये पोस्ट इंक्रीमेंटल है और इसमें लिखिए क्या बेसिकली? इसमें फर्क सिर्फ ये होगा, ये बिल्कुल वही है। यहाँ पर बेसिकली क्या है? पहले आप एक टैब बनाते हैं, उसको
से इनिशियलाइज करवा देते हैं। ये क्या कॉल कर रहा है? कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, बनाया नहीं है उसने, लेकिन ये डिफॉल्ट वाला कॉल है। ओके, यहाँ पे स्टैटिक दिस का वो इंक्रीमेंट कॉल करता है, रिटर्न वो टेम्परेरी करता है। ओके, डज इट मेक सेंस? जी, ये करेगा। डिजिट पे 5 है, यहाँ पे 6 डिस्प्ले करेगा, इधर भी 6 ही आएगा, लेकिन डिजिट की वैल्यू कितनी बची होगी? यहाँ पे क्या डिस्प्ले करेगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ क्या होगा? 6 दोबारा, और यहाँ पर overloading the subscript operator. Okay? ये ना एक इसने क्लास बनाई सर का int list, ठीक है बेटा? ये बात ना करो, ये इसने int list बनाई है। मेरा तो मूड ठीक है, मतलब मैं उसका छोड़। ये मैंने एक m list बनाई है 10 साइज की, हमारे लगे आप तो बड़े क्या कहना चाहिए? हाँ वो चले जी, ये मैंने m list बनाई 10 साइज की बैकएंड पे एक्चुअली अरे ये बेसिकली एक लिस्ट बनाई मैंने, ठीक है? तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है? ये साथ ही हमने एक दो फंक्शन बना दिए, एक सेट आइटम और एक डेटा आइटम। सेट आइटम को एक इंडेक्स और एक वैल्यू पास होती है, जिस इंडेक्स का पास होता है वो उसको असाइन करता है, ठीक है? गेट क्या करता है? उसको इंडेक्स पास होता है, जब भी इंडेक्स पास होता है वो वैल्यू रिटर्न होता है, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा। सो बेसिकली व्हाट विल दिस फंक्शन डू? इसके सेकंड इंडेक्स पे जाके क्या रखवा देगा? और लिस्ट में कितनी एंट्रीज पड़ी हुई है? 10 की अरे, ठीक है? अच्छा, ये क्या करेगा? हाँ? अच्छा, ये बेसिकली क्या करता है कि आपने बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कौन सा वाला? डिफॉल्ट कॉल, ओके? जो बनाया नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर वाला कॉल, ठीक है? हाँ, ना करे को सर, बट जो नई सीक्वेंस है वो रिकमेंड करती है कि आप सीखना चाहिए, ठीक है? इवन वो कहते हैं कि आप इंटीजर आई डिक्लेयर करते हैं ना, उसको भी आपको यहाँ पर पैरामीटर में पास करना चाहिए, ठीक है? ये देखिए, ये इसने गेट लिस्ट का फंक्शन बनाया है जो कि क्या करता है? जो m लिस्ट वाला अरे है वो रिटर्न कर रहा है, बेसिकली उसका क्या रिटर्न कर रहा है? वो इसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है। ये बात समझ? जब आप अरे रिटर्न का नाम रिटर्न करते हैं तो बेसिकली क्या रिटर्न होता है? उसका एड्रेस, ठीक है? कैन यू टेल मी ये क्या करेगा? ये सेकंड इंडेक्स पे जाके 3 डाल दिया, ये बिल्कुल वही काम कर रहा है जो सेट काम कर रहा है, ये बात समझ? अच्छा, लेकिन मुझे ये बेसिकली डॉट गेट लिस्ट करना पड़ा है। मैं चाहता हूं मैं ये ना करूं, मैं चाहता हूं कि लिस्ट के बाद यू ब्रैकेट लगाऊं और 2 लिखूं और 3 लिखूं, तो बेसिकली वो काम करता है। मुझे गेट लिस्ट कॉल ना करना पड़े, है ना? हियर कम्स ऑपरेटर ब्रैकेट, और वो यही काम करता है। आप इसे ऑपरेटर ये स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, इंडेक्स पास करें और int m% करेंगे तो वो बेसिकली क्या रिटर्न कर देगा? अब यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? शाबाश, ये वाला ब्लॉक उठ के वहां आ जाएगा। जहां पर भी आप कॉल करेंगे ये वाला ब्लॉक वहां रिप्लेस हो जाएगा। ये कोई एड्रेस रिटर्न नहीं कर रहा, उस ब्लॉक का बेसिकली एक एलियास रिटर्न कर रहा है, और एलियास रिटर्न का मतलब वो ब्लॉक खुद वहां पे रिप्लेस हो जाएगा। ये प्लीज कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए कि जब आप कोई चीज बाय रेफरेंस रिटर्न करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि एड्रेस रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब ये कि वो खुद ब्लॉक जो भी आपने रिटर्न में लाइन लिखी है वो खुद वहां पर रिप्लेस हो जाएगी जहां पर ये कॉल हुआ। तो बेसिकली जब हम यहां लिखते हैं लिस्ट 2 = 3, तो लिस्ट के अंदर m लिस्ट जो है उसका जो सेकंड इंडेक्स है वो यहां पर बेसिकली प्लेस हो जाएगा और उसमें 3 है, बस राइट? और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे वही चीज डिस्प्ले। डज इट मेक सेंस? ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यहां पर उसने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है कि व्हाई इट इज रिटर्निंग ए रेफरेंस, ओके? क्योंकि वो
जब हमने इस लाइन पर ये कॉल किया तो ये एज ए आर वैल्यू यूज हो रहा है, एज ए एल वैल्यू यूज नहीं हो रहा, सॉरी एज ए एल वैल्यू यूज हो रहा है, एज ए आर वैल्यू यूज नहीं हो रहा। व्हाट इज एल वैल्यू आर वैल्यू? जब इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे कोई चीज दिखती है तो वो एज ए एल वैल्यू होती है, जो राइट साइड पे दिखती है तो हमारी आर। डज इट मेक सेंस? जी सर यही मैं सवाल पूछ रहा था कि आपने लिखा था ना कि पॉलिनोमियल में भी हमने किया था कि वो जब लिस्ट से बाहर जाए तो जीरो रिटर्न कर देते जी। कहीं चले जाते। इस केस में हम एम्पर से रिटर्न कर सकते हैं, कुछ केसेस हैं जिसमें हम एम्पर से रिटर्न नहीं कर सकते। पॉलिनोमियल के केस में हम एम्पर से रिटर्न नहीं कर सकते, क्यों? देख, जो लेफ्ट साइड वाला है वो हमारा चल जाएगा, लेकिन जो राइट साइड वाला है उसके लिए फिर एक और ऑपरेटर चाहिए जो कि कॉन्स्ट ले रहा होगा, वो लीडिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है? क्योंकि वो जीरो भी रिटर्न कर सकता है, ओके? और जीरो को हम बाय रेफरेंस रिटर्न नहीं करवा सकते, वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट को बाय रेफरेंस रिटर्न नहीं करवा। सर इसका मैंने एक तरीका अभी वो यही बात करता है डीलिंग विद कांस्टेंट्स, और यहाँ पर वो बेसिकली अब दो ऑपरेटर वो लोड करता है, एक ये वाला ऑपरेटर और एक ये वाला ऑपरेटर। ये तो किसके लिए चलेगा? जब हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। ये कब कॉल होगा? जब वो रीडिंग पर्पस के लिए यूज होगा। इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। और बेसिकली यहां पर क्या कॉल करेगा? एक कंपाइलर विल गिव यू एन एरर, और बेसिकली हमें क्यों एरर दे रहा है? एरर क्यों दिया सर? सिर्फ कॉन्स्ट के साथ एम्पर हाँ ठीक है तो क्योंकि ये कांस्टेंट लिस्ट थी इसलिए, ठीक है? अगर ये कांस्टेंट ना होती तो फिर ये क्या कॉल होता? एल वैल्यू, ठीक है, तो नॉन वाले कॉल रहता बसता, ठीक है? दैट्स नॉट ये सब कुछ ऐसा समझ में आ गई बात, ठीक है जी? ये लाइन इसने एक ऐड की है, ये किसका मतलब बेसिकली क्या है? याद है मैंने assert फंक्शन यूज किया था, किया था? ट्राई कैसे लगाया था हमने? इसमें हमने assert फंक्शन था हमारा, ये जिसमें बेसिकली हम ट्रू भेजते हैं, ट्रू भेजें तो वो कुछ नहीं करता, अगर फॉल्स भेजें तो वो प्रोग्राम को टर्मिनेट करता। तो व्हाट इज दिस assert फंक्शन? assert फंक्शन चेक्स के जो इंडेक्स आ रहा है क्या वो मेरा विद इन रेंज है, अगर ट्रू पास हो जाएगा तो कुछ नहीं कहेगा, ये अगला आंसर है। और अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स है तो बेसिकली इसी लाइन पे प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं। तो दिस विल एक्ट एज एंड ऑफ प्रोग्राम। ये हाँ क्या? ये बेसिकली प्रोग्राम को सेफ्टी के लिए होता है कि आगे वो ना चले, ठीक है? ऑलराइट, सॉरी मैसेज डिस्प्ले नहीं करवा। assert जो है वो अगर इसमें ट्रू, इसमें बेसिकली कंडीशन जाती है, कुछ भी नहीं चलता, प्रोग्राम का सब कुछ खत्म हो जाता है, ओएस अब उस प्रोग्राम को अपनी रैम में निकालता है, ठीक है? ऑलराइट, प्लीज रीड थ्रू द रिमेनिंग एग्जांपल्स, और ये क्विज भी है, ये भी कर लेना। अच्छा, एक चीज जो है This is called operator, एक और ऑपरेटर है जो क्या मिले, तो ये जो ऑपरेटर है ना, प्लीज बहुत ध्यान सुनेंगे, ये आपके मिड टर्म एग्जाम में आए, ठीक है? प्लीज बी वेरी ओके। ऑलराइट, व्हाट इज parenthesis operator? It's a kind of operator which gives you liberty. And what is that liberty? कि आप चाहें तो अपनी मर्जी का ऑपरेटर उपयोग करें, वरना आपके जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं ना उनके लिए ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। क्या रिस्ट्रिक्शन होती है? कि ये जी इतने पैरामीटर लेगा, जैसे प्लस कितने ऑपरेटर कितने वो लेता है पैरामीटर? दो लेता है। माइनस कितने लेता है? एक भी ले सकता है, दो भी ले सकता है। अगर वो यूनिटरी के तौर पर यूज हो रहा हो तो फिर वो एक लेगा, और अगर वो बाइनरी के तौर पर हो रहा हो तो वो दो लेगा। मल्टीप्लाई दो लेते हैं, ठीक है? डिवाइड दो लेते हैं। प्लस जो है अगर वो किसी या अगर प्री है तो कोई नहीं लेगा, अगर क्लास के अंदर डिफाइन किया तो
और अगर क्लास के अगर पोस्ट है तो वो फिर एक और पैरामीटर देता है डबल क्लास। व्हाट इज ऑपरेटर? एक और ऑपरेटर कहते हैं ऑपरेटर पैरेंथेसिस। ये आपकी मर्जी है जितने पैरामीटर भिजवाने भिजवाए। ओके, यू विल डिफाइन कि मैंने इतने ऑपरेटर्स इतने पैरामीटर्स देते हैं। ओके, लुक एट दिस। ये मैंने एक मैट्रिक्स क्लास, ठीक है, मैट्रिक्स क्लास है बेसिकली डेटा बनाया 4 पैरामीटर, बड़ी सिंपल सी क्लास होगा, ठीक है। एंड लुक एट दिस, यहां इसने एक ऑपरेटर बनाया जिसका नाम है, और इसके अंदर बेसिकली वो कितने पैरामीटर पास करता है? 2। ये है रो इंडेक्स और ये है कॉलम इंडेक्स, ठीक है। एंड लुक एट दिस हाउ इट एक्चुअली डिफाइंड। यहां वो चेक करता है क्या वो मेरा विद इन रेंज है रिजल्ट के ऊपर। ये क्यों किया इसने? अगर वो विद इन रेंज नहीं है तो प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा। अदरवाइज वो क्या करे कि इस जगह पे पड़ा हुआ नंबर वो रिटर्न, और वो बाय रेफरेंस रिटर्न कर दे। कॉन्स्ट क्यों किया इसे? ताकि उसे चेंज कोई ना कर सके आउटसाइड। ये बात समझ? एंड लुक एट दिस, मैंने मैट्रिक्स बनाई, ये किया, इसको इज इक्वल टू 4.5 किया। ये कौन सा वाला कॉल करेगा? एक मिनट जी, ये 2 इसने ऑपरेटर ये वाले ओवरलोड किए। ये है और ये है, दोनों में क्या फर्क है? यस, ये है जो कि एज ए जब आर वैल्यू के तौर पे यूज होगा, ये है जब वो एज ए एल वैल्यू के तौर पे यूज होगा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है। ये बात समझ? सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, जब हम ये लाइन लिखें तो ये कौन सा ऑपरेटर कॉल कर रहा है इस ऑब्जेक्ट का? जब ये 2 पैरामीटर लेता है और वो नॉन कांस्टेंट की तरह भी है। ये वाला कौन सा ले रहा है? जब वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है और यहां पे वो रीडिंग। इस तरह आप चाहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जितने मर्जी पैरामीटर करवा दें, 3 पैरामीटर करवा दें, 4 पैरामीटर करवा दें। ये बात समझ? ठीक है। सो ये जो ऑपरेटर है इसकी काफी खास ऑपरेटर जो कि हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन डिफाइन इट इन योर ओन फैशन। वरना आमतौर पर जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो जितने उनकी डेफिनेशन में ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं उतने ही आपको पास करना। ये सब कुछ समझ में आ रही बात? ठीक है जी। सर अगर वो जो आर वैल्यू वाला फंक्शन उसने ओवरलोड किया उसमें वो रेफरेंस के बजाय खाली इंटीजर भेजे तो चलेगा? खाली इंटीजर रिटर्न करवा दे। तुम ये कह रहे हो कि ये हो जाए, मतलब उसकी रिटर्न टाइप यहां पर वो बेसिकली रेफरेंस हटा दे। अगर वो रेफरेंस हटा देगा ना तो वो वाली लाइन नहीं चलेगी। बेसिकली इस लाइन पर पता नहीं क्या, क्यों? क्योंकि वो टेम्परेरी वैल्यू आएगी और उस टेम्परेरी वैल्यू में 4.5 रखाएगा, यहां पर कुछ भी नहीं होगा। ये बात नहीं? ये सब समझ में क्या हुआ है? इसने 1 2 जब रिटर्न किया तो बेसिकली एक गार्बेज वैल्यू रिटर्न होगी, और उस गार्बेज वैल्यू रिटर्न होना पहली बात है प्रोग्राम ऐसे ही क्रैश करता है मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप गार्बेज वैल्यू को रिटर्न करवा देना तो वो प्रोग्राम क्रैश कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कंपाइलर आप कौन सा यूज करें। कुछ कंपाइलर जो है वो अलाउ भी करते हैं, और वो गार्बेज वैल्यू जो एक टेम्परेरी में उसने की है वो आपने 4.5 करा, ठीक है। तो एक्चुअल मैट्रिक्स के अंदर चेंजेस नहीं है। बस ना मैं आपको दोबारा बताता हूं उसने क्या बताया। एसन ने बेटा ये कहा है सर, नहीं मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये जो एल वैल्यू वाला है वो रेफरेंस ही टाइम करे, जो राइट आर वैल्यू वाला फंक्शन है वो डबल रिटर्न करेगा, वो यहाँ पर एप्शन ना डक करें, सिर्फ वो चलेगा, ठीक है। सबको समझ आ रही बात? ठीक है। ऑलराइट, ये आप बाकी सारी चीजें आप खुद देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वो टॉपिक है जो कि बेसिकली मेरे लिए भी है, मैंने भी अभी देखा। अच्छा, और वो ये है टाइप कास्टिंग। आप चाहें तो बड़े मजे के काम कर सकते हैं। लुक एट दिस, ये सेंट की क्लास है जिसमें बेसिकली शुरू में ये फंक्शन बनाया। ये गेट सेंट है और ये सेट सेंट है, ठीक है। लुक एट दिस, ये हम send डॉट गेट सेंट कॉल करते हैं, ये हमें 7 रिटर्न करेगा, और ये हम एक प्रिंट इंटीजर का फंक्शन बनाया है जो प्रिंट करता है, ये 7 है ना।
ये देखिए, लुक एट, व्हाट इज दिस? हमने एक ऑपरेटर बनाया इसके साथ लिखा है एंड और ये ब्रैकेट। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन, और ये रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है m_, ठीक है। अब लुक एट दिस कि यहां पे क्या हो रहा है। ये जो प्रिंट इंट है ये इंटीजर एज ए पैरामीटर लेता है ना, लेकिन मैं यहां पर पैरामीटर में क्या पास कर रहा हूं? सेंड पे पास कर रहा हूं। और इसका मैंने ऑपरेटर ओवरलोड किया जो खुद ब खुद इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो दिस विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू एन इंटीजर। This will call which function? This will call ये function, और ये उसका m_send रिटर्न कर देगा, और वो m_send इसकी जगह किसकी रिप्लेस हो जाएगा? इसकी जगह। So it's an automatically downcast। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को आप किसी एक जिस में भी कन्वर्ट करना चाहें कन्वर्ट, ठीक है। चलिए दिखा सकते हैं पर एक दफा। लेकिन अगर m सेट डबल हो और हम ये करें, ये देखें, सॉरी, अगर m_set है वो डबल हो तो फिर तो वो कन्वर्ट करेगा। तो भी वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इंट में कन्वर्ट किया, राइट? क्योंकि हमने यहाँ पे इंट रिटर्न किया है ना, ठीक है। तो या तो आप डबल में कास्ट करें, ठीक है, तो डबल करेंगे, और बाय द वे वो डबल इंटीजर में ऑटोमेटिकली कास्ट हो जाता है। कौन करता है? कंपाइलर खुद करता है, तो वो भी चलता है। सरप्रास जी, अगर हम लोग कोई कैरेक्टर भेजें तो क्या वो उसको ASCII वैल्यू कन्वर्ट कर देगा? और क्या मतलब? सेंट में तो है नहीं ना। एग्जाम जो आप आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं तो मैं तुम्हें ज्यादा क्लियर हूँ, ओके। ये देखिए, ये इसने एक, अब लुक एट दिस, यू कैन कन्वर्ट इन एनी वे यू लाइक। लुक एट, ये इसने डॉलर की क्लास में, इसमें डॉलर में इनपुट मिलता है, और यहाँ पे इसने ऑपरेटर बनाया, इसका नाम है सेंट, ठीक है। और ये जो भी डॉलर आता है इसको वो 100 से मल्टीप्लाई करता है, और ये सेंट में एज ए कंस्ट्रक्टर के तौर पर पास करता है। और बेसिकली व्हाट विल हैपन, ये जहां भी मुझे डॉलर से सेंट में कन्वर्जन करनी है, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। ये देखो, मैंने $9 बनाए, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने 9 की वैल्यू दी है। मैं प्रिंट सेंट कॉल करता हूँ, ये है, ये पैरामीटर में क्या लेता है? सेंट लेता है। पास में डॉलर कर रहा हूँ, but automatically it will convert into to send. Why? Because मैंने इसका ऑपरेटर ओवरलोड किया। बस नहीं? What a powerful idea! I can convert one thing into another. I can do typecasting at execution time. Really marvelous idea. अगर ये चीजें मैंने आपको नहीं कराई, ओके? अगर मैं ये बुक ना देखता तो ये छोटे छोटे टॉपिक थे जो कि हम मिस कर, बात है। ये बताना मैं एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? क्या एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में क्लास के लिए आपने डिफाइन करते हैं वो क्लासेस जो के आपकी क्लासेस नहीं है, उनके लिए ऑफ कोर्स आपके पास लिबर्टी है। जब वो स्ट्रीम के लिए अगर मैं करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे नहीं करना, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा जी, सबको कॉपी रजिस्टर के बारे में पता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी एग्जांपल्स दी है कॉपी रजिस्टर किस तरह चलता है, कॉपी का स्ट्रक्चर के की जरूरत क्यों पेश आती है, इसने पूरी बताई बात, ठीक है। ये है रिक्वायरमेंट, ठीक है। कॉपी रजिस्टर की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कंस्ट्रक्टर की तरह होता है बट पैरामीटर में एग्जैक्टली वही एज ए आर्गुमेंट होता है। यहाँ पर कॉस्ट लगाना जरूरी है, यहाँ पर एम्परसेंट लगाना, ठीक है। ये बात जी प्लीज याद रखें, मुझे ये कभी भी नहीं भूलती, क्योंकि मेरा ऊप में ये माइनस आता, ठीक है। और इसकी सिर्फ एक वजह ये थी कि मेरा कॉपी सेंटर मैंने बनाया था और उसमें यहाँ पर ये एम्परसेंट नहीं लगा, ठीक है। और हमारे सर ने कहा था कि जी ये एक इन्फिनिट लूप है, क्योंकि वो बार बार कॉपी बनती रहेगी, कॉपी का सेंटर को दोबारा कॉल करेगा, तो बेसिकली इट्स एक्चुअली गोइंग इनटू रिकर्जन, ठीक है। एंड आई वाज आंसरलेस, ठीक है।
ठीक है? और ये बात ठीक है, ठीक है? He gave me 0 in that question and I was like, what the heck? But yeah. All right, you. Listen, please. Listen. Sorry. एक इसके बाद ये कॉपी इनिशियलाइजेशन है, उसमें बेसिकली ये कहता है कि आप कॉपी के सेक्टर में भी मेंबर इनिशियलाइजेशन यूज करें, ठीक है? आई विल स्किप दिस एंड आई विल गोइंग टू लुक एट दिस क्लास. Alright. Now this is a marvelous method. Okay, and you should know it. Alright, look at this thing. Please look at this carefully. Alright, ये देखें प्लीज. ये इसने एक फ्रैक्शन क्लास है, इसमें न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर. ये क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ठीक है? अगर आप कुछ भी पास नहीं करेंगे तो ये सिर्फ 0 और 1 से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो कि इसने खुद लिखा है. जो भी कॉपी में आता है वो उसके इसको असाइनमेंट करते हैं, ठीक है? ये इसको इसके ऊपर मेंबर इनिशियलाइजेशन. ये इसने इसका ऑपरेटर लेस देन बनाया हुआ है, ठीक है? जैसा गेट न्यूमरेटर है, गेट सेट न्यूमरेटर, ओके? आई सपोज यू नो दिस, ओके? अच्छा, नाउ लुक एट दिस. ये इसने माय स्ट्रिंग की एक क्लास बनाई, ठीक है? माय स्ट्रिंग की क्लास में बेसिकली इसने एक स्ट्रिंग रखी है m_string, ठीक है? इसमें एक x पैरामीटर पास होता है. जितना x पैरामीटर पास होता है ये m_string का डॉट रीसाइज कॉल करता है, अपने साइज की स्ट्रिंग बनाता है, ठीक है? बाद में जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी है जो हम ऊपर इंक्लूड की हुई उसने स्ट्रिंग, उसके अंदर डॉट रीसाइज का फंक्शन है, वो खुद ब खुद स्ट्रिंग इतने साइज की बना देता है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल आपने 10, अब इसको यहाँ पे 10 पास किया तो बेसिकली वो 10 साइज की स्ट्रिंग बना देगा. ये बात सुने? उसमें क्या पढ़ा हो सकता है गार्बेज पड़ी होता है 10 साइज क्या उसमें अपने नल, ठीक है? यहाँ उसने एक और काम किया है. यहाँ पर बेसिकली एक स्ट्रिंग कैरेक्टर पॉइंटर की तरह पास होती है, कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर की तरह. ये उस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के बराबर कर देता है. ये क्या कॉल करेगा? शाबाश. ये ऑपरेटर इक्वल टू कॉल करेगा जिसमें लेफ्ट ऑपरेंड क्या है? स्ट्रिंग मैच ये वाली स्ट्रिंग, और राइट ऑपरेंड क्या है? कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर, ओके? ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट स्ट्रिंग की लाइब्रेरी में ओवरलोड है, ओके? ये देखिए, ये ऑपरेटर लेस देन बनाया और यहां से एक काम, ठीक है? अच्छा, आप सुने बात क्या हो? यहां से लिखा माय स्ट्रिंग माइन और यहां से इज इक्वल टू ये कर. कैन यू गेस के क्या हुआ? कॉपी तो नहीं पड़ा. ये देख लीजिए, ये आपके पास कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, एक ही कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, उसमें इंटीजर x पास होता है. यहां क्या है? ये बताइए यहां पर क्या हो? क्या कन्वर्ट हो? उसमें x लिखवा दे. तो क्या ये क्या पास होगा वहां पे? एक साइज की बनी गलत. नहीं गलत. x की वैल्यू के साथ एग्जैक्टली x की ASCII वैल्यू पास हो. ये जो x है बेसिकली इसका मतलब ये है कि वहां पर जो माय स्ट्रिंग है उसके अंदर एक इंटीजर पैरामीटर पास. वो कह रहा है क्या मैं इसको एज ए इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूं? ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूं. So basically what will happen? Basically x की ASCII वैल्यू यहां पर पास होगी, which mean कि x की लेट्स से ASCII वैल्यू हुआ है लेट्स से 120, तो ये 120 साइज की अरे बना.
गार्निंग वैल्यू हो सकती है कुछ भी। ये बात समझ। एंड नाउ लुक एट दिस, क्या है एक्सप्लिसिट माय स्ट्रिंग इंडेक्स। इसका मतलब है नो कन्वर्जन। I need integer here. Okay? No implicit conversion. You are not allowed to use implicit conversion. Now this line is a compiled error. ये बात सुनाई? Everybody understand? So you can actually stop conversion. क्या? इसको मैं डबल कर दूं? नहीं चलता। नहीं चलता। हाँ? ओके। नहीं, वो ऑपरेटर इक्वल टू लिखा है। कॉपी का लिखा है। ये चल गया। ठीक है? ये देखिए जी। Look at this. मास्टर की क्लास अगेन वी एट्रीब्यूट। ये एक कैर मैंने इनपुट में लिया है, ठीक है, मैंने डिफाइन नहीं किया, बट वैसे दो है। ये एक्सप्लिसिट है, ये इंटीजर लेता है, ये सैलरी साइज कर देता है, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस। ये इसने एक और लिया है जो भी इसका कॉपी जो के स्ट्रक्चर बनाया है, इसको साइन कर। ये इसका ऑपरेटर डबल ऑपरेटर लेस देन, ठीक है। अच्छा, नाउ लुक एट दिस। My string can equal to delete. You know what does this mean? इसका मतलब है ये कंस्ट्रक्टर अब आप नहीं बना सकते। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि आपको ये इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। मैं आपको एक और एग्जांपल, ये देखिए, बेसिकली व्हाट आई कैन डू इज, मैं चाहूं तो फॉर एग्जांपल यहां पे माय स्ट्रिंग लिखता हूं, यहां पे कांस्टेंट माय स्ट्रिंग एम्परसेंड पास करता हूं। वो क्या डेफिनेशन है? कॉपी का सिंबल, उसके साथ लिखता हूं इक्वल टू डिलीट। तो मतलब पता क्या इक्वल टू, इसका मतलब है कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करना एरर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन असाइनमेंट करने की इजाजत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं ऑपरेटर इक्वल टू लिखूं और उसके एंड में जाके लिख दूं इज इक्वल टू डिलीट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करने की इजाजत नहीं है। यानी एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। आप इक्वल टू नहीं असाइन कर सकते। इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दूसरे ऑब्जेक्ट असाइन कर, ठीक है। इट्स अ वे टू प्रोहिबिट थिंग्स। मैं आपको एग्जांपल दूं, आप एक सी आउट होता है ना आपका, आप सी आउट की एक कॉपी के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करें, यानी कि एम्परसेंड लगाना भूल जाए, वो आपको वहीं से गलत पड़ेगा। क्यों होता है? क्योंकि उसका कॉपी कंस्ट्रक्टर उन्होंने डिलीट कर दिया। तो जो सिस्टम का कॉपी कंस्ट्रक्टर था वो बेसिकली प्रोहिबिट हो चुका है। ये बात नहीं? इसी तरह इवन सी आउट इज इक्वल टू समथिंग करें या कोई और स्ट्रिंग को बना के उसको इज इक्वल टू सी आउट करें, ये आपको इजाजत नहीं है। इवन आप इस स्ट्रिंग या और स्ट्रिंग का भी इज इक्वल टू समथिंग करें, आपको इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इक्वल टू ऑपरेटर कॉपी कंस्ट्रक्टर ये प्रोहिबिट कर दिया। आपको ये ऑपरेटर्स यूज करने की इजाजत हरगिज़ नहीं है। बात समझ? So actually you can delete things, okay? You can prohibit functions के इस तरह के फंक्शन लिखने की इजाजत नहीं है, okay? Does it make sense? ठीक है? We will see these functions, ये delete वाला काम खास तौर पे ये हम दोबारा से देखेंगे, okay? When we will move forward, okay? एक टॉपिक है इनहेरिटेंस का, वहां पर हम बेसिकली इस चीज को दोबारा से ठीक है? So far so good? Okay?
एनी क्वेश्चन जी एक बस बस ब्रेक हमने ऑपरेटर इक्वल भी कर दिया भाई शैलो कभी और डीप